हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीटेट के वो महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि विगत वर्षों में सीटेट द्वारा पूछा गया है। आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे वो 15 महत्वपूर्ण प्रश्न जो सीटेट की परीक्षा में हिंदी भाषा में पूछे गए हैं। तो आइए इस 15 क्वेश्चन को बनाने से आपको कहीं ना कहीं हिंदी के वो सारी विषय वस्तु को आप जान पाएंगे, किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और इसके बनाने की तरीका क्या है, किस तरह से आप हिंदी पैडागोगी में 15 में 14 नंबर भी ला सकते हैं। आइए इस सभी प्रश्नों को हम हल करते हैं बारीकी ढंग से और इसके दौरान आप बहुत कुछ सीखने को भी आपको मिलेगा। आप देख रहे हैं यहाँ क्वेश्चन है कि आपकी कक्षा के कुछ विद्यार्थी सड़क को शरक बोलता है। देखिए इस तरह से काफ़ी जो बच्चे होते हैं, प्राथमिक लेवल के बच्चे होते हैं, वो अपनी मातृभाषा के कारण आप देखते होंगे जो हिंदी भाषा हो या कोई अन्य भाषा हो जिसको वो सही ढंग से यूज नहीं कर पाते हैं और अपनी मातृभाषा में उसी भाषा को कुछ अलग ढंग से वो यूज करते हैं। तो यदि कोई बालक, ऐसा नहीं है सड़क को ही, कोई अन्य वर्ड को भी यदि वो अपने माध्यम से व्यक्त करते हैं तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि वो ऐसा नहीं जो लापरवाही कर रहे हैं, ऐसा नहीं जो वो सुन नहीं रहे, बल्कि उनकी मातृभाषा का प्रभाव है, उनके आस पड़ोस में उसी तरह की भाषा का प्रयोग बार बार हो रहा है और जिसके कारण वह इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी कक्षा में बच्चे को किसी त्योहार विशेष के, जैसे कि मान लीजिए मुझे बच्चे को दिवाली के बारे में जानकारी देना है, मुझे बच्चे को होली के बारे में, ईद के बारे में जानकारी देना है, तो उस बच्चे को उससे संबंधित हम श्यामपट्ट पर सिर्फ उसके बारे में लिख देंगे तो उस बालक को उस विषय वस्तु के बारे में पूरे बारीकी ढंग से जानकारी नहीं हो पाएगा। किसी प्रकार की यदि हम उस तरह के पुस्तक उपलब्ध करा देंगे तो पुस्तक से भी उनके व्यवहारिक जीवन में उस चीज़ का जुड़ाव नहीं होगा और जिसके कारण वो व्यक्तिगत तौर पर उसको अच्छे ढंग से नहीं समझ पाएंगे। तो सीटेट का कहना है कि इस चीज़ के लिए पैडागोगी का जो अपना थॉट है उसके अनुसार बच्चों को उस त्योहार के बारे में अपने अपने अनुभव सुनाने के लिए कहेंगे। यानी यदि कोई ईद मना रहे हैं तो वो अपनी भाव को कक्षा में प्रकट करेंगे, यदि कोई दिवाली मनाए हैं उस क्लास के कोई बच्चे तो वो दिवाली को, इसी तरह कक्षा के जितने भी बच्चे होंगे और वो जिस परिवेश से जुड़े होंगे वहाँ जो उनका लोक संगीत होगा, लोककृति होगा, उसको अपने कक्षा में वो व्यक्त कर देंगे जिससे कि सभी बच्चे एक दूसरे से उस विषय वस्तु के बारे में उन्हें सीखने को मिल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में, देखिए आपको पता होगा व्यक्तित्व 3 प्रकार के होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। इस पर चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें तीनों प्रकार के व्यक्तित्व होता है, पर्सनैलिटी होता है और जिसके अंतर्गत इस बात को देखा जाता है कि यदि कोई बालक का मातृभाषा ही उसका जो है उनके व्यक्तित्व निर्माण में सबसे मेन सहायक होता है, मदर टंग जो उसका होता है वो किसी भी बालक के व्यक्तित्व निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण देखा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की पढ़ाई, यानी जो बच्चे की भाषा की पढ़ाई होती है वो किस विषय में होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए। पहला ऑप्शन जो है भाषा की पाठ्य पुस्तक से ही संभव है। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा जरूरी है इस चीज़ को समझना, ही शब्द जैसे ही प्रकट हो जाता है, जैसे ही यूज होता है तो आप इस बात को समझे कि ये आपको सीमित कर देता है। तो ऐसा थोड़ी है जो कोई बालक जो है, कोई पढ़ने वाला सिर्फ और सिर्फ पाठ्य पुस्तक से ही भाषा की पढ़ाई करेगा, ऐसा नहीं है। इसके बाद जो है अगला वो समूची पाठ्यचर्या में व्याप्त होता है। बिल्कुल राइट आंसर है। भाषा की जो पढ़ाई होती है वो पाठ्यचर्या, जो भी पाठ्यचर्या होती है उस सभी पाठ्यचर्या के जितने भी अंग होते सभी में भाषा की झलक जो है वो निहित होता है। केवल लगा हो, पहले ही बता चुके हैं पॉजिटिव क्वेश्चन में यदि केवल लगा हो तो वो ऑप्शन बिल्कुल नहीं होता है। इसके बाद है बेहद जटिल नहीं होता है कोई भी बालक। हम आपको इतना बता चुके हैं कि चाहे वो भाषा की कक्षा हो, चाहे वो गणित की कक्षा हो, चाहे वो विज्ञान की कक्षा हो, कोई भी बच्चे के लिए कोई भी भाषा जो है, चाहे कोई भी विषय बच्चे के लिए जटिल नहीं होता है और एक टीचर को इस तरह की भाषा का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए जो कोई सब्जेक्ट जटिल होता है। हर एक चीज़ आसान होता है, बच्चे हर चीज़ को सीख सकते हैं। अगला जो
क्वेश्चन है वो ये है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में आप किस कथन से सहमत नहीं है, अर्थात ये जो क्वेश्चन है वो निगेटिव है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कक्षा में बच्चों को अपनी बातों को कहने की स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। देखिए एक बच्चा जो होता है वो सक्रिय अन्वेषक होता है, खोजकर्ता होता है, तो इसलिए एक बच्चे को हमेशा स्वतंत्र रहना चाहिए, स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, उनकी बातों को हमेशा समझना चाहिए। तो पहला तो उत्तर बिल्कुल गलती होगा ही नहीं, ये सही है। आगे जो है अगला, कक्षा में बच्चों को विविध प्रकार के बाल साहित्य उपलब्ध कराया, ये भी उत्तर जो है बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद है कक्षा में बच्चों को अधिकाधिक लिखित कार्य दिया जाना चाहिए। देखिए यहाँ जो है ये निश्चित हो गया कि अधिक से अधिक लिखित कार्य, ऐसा नहीं होता है। हिंदी भाषा के शिक्षण में बच्चे को लिखित कार्य भी देते हैं, मौखिक कार्य भी देते हैं और अन्य कार्य भी देते हैं, लेकिन यहाँ इंडिकेट कर दिया है क्या, अधिक से अधिक लिखित कार्य, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और यही ऑप्शन जो है वो निगेटिव है। इसलिए इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। यहाँ कक्षा में बच्चों की भाषा को सम्मान देना चाहिए, तो बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि बच्चे की घर की जो भाषा होती है वो उसकी अस्थायी पूंजी होती है, इसीलिए इसको सम्मान बिल्कुल देना चाहिए। अगला जो प्रश्न है वो ये है, बच्चों का अपने लेखन के प्रति आत्मविश्वास जगाने के लिए जरूरी है कि, देखिए आप एक टीचर हैं और आप ये सोच रहे हैं कि बच्चा कोई भी लेखन कार्य कर रहा है उसके प्रति उसका आत्मविश्वास हो, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, उनकी वर्तनी की शुद्धता को सराहना करना चाहिए, उनके द्वारा लिखी गई बातों को सम्मान किया जाना चाहिए, उनके लिखने की गति पर ध्यान दिलाया जाए और उनके अक्षरों की बनावट की प्रशंसा। तो देखिए जब बच्चा लेखन के प्रति आत्मविश्वास दिलाना है, आत्मविश्वास को जगाना है, तो इसके लिए उनके द्वारा जो लिखी गई बात है उसको हम सम्मान देंगे और इसीलिए इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो है 142 नंबर, जिन बच्चों को लिखने में कठिनाई हो, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं लेखन अक्षमता, इसके अंतर्गत क्या आता है, लेखन, और लेखन के लिए जो लेखन अक्षमता होती है वो लेखन अक्षमता से रिलेटेड है, जिसे हम पैडागोगी की भाषा में, शिक्षण शास्त्र की भाषा में डिस्ग्राफिया बोलते हैं। और यदि डिस्ग्राफिया न हो तो इसमें आप कहीं कहीं देखेंगे अग्रेफिया भी होता है। और गणितीय अक्षमता जो डिस्कैलकुलिया है वो गणित से रिलेटेड है। इसके बाद डिसलेक्सिया जो है वो पठन से संबंधित है। और स्वर अक्षमता जो कि अक्सर सीटेट में नहीं देखने को मिलता है और न पूछा भी जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न, मैं अपनी कक्षा में बहुभाषिकता को महत्व देती हूँ। देखिए एक टीचर है जो बहुभाषिकता को महत्व देती है और इस पर बहुत बार जो है सवाल भी हम कर चुके हैं, आपको बता चुके हैं। बहुभाषिकता तब तक नहीं हो सकता है जब तक एक टीचर उस कक्ष में प्रयुक्त होने वाले सभी भाषा को सम्मान नहीं दे। तो यदि कोई महत्व दे रहा है, सम्मान दे रहा है, इसका मतलब है कि उस कक्ष में सभी बालकों के मातृभाषा को सम्मान दे रहे हैं। अब क्वेश्चन आप देखिए, श्याम पट पर लिख देने से और उसका अर्थ बता देने से बहुभाषिकता को महत्व नहीं आप दे सकते हैं। सभी बच्चे को अपनी मातृभाषा में कहने सुनने का एक आज़ादी देते हैं, छूट देते हैं, अर्थात आप उसे इग्नोर नहीं कर रहे हैं, आप उसे वैल्यूएबल समझ रहे हैं और हर बच्चे को स्वतंत्रता दे रहे हैं, आज़ादी दे रहे हैं कि चलो तुम सब लोग अपनी अपनी मातृभाषा में अपनी बातों को कहो। इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 होगा। पुरस्कार और दंड पुस्तक ये सब होगा नहीं, भाषा की कविता गायन करने से ऐसा कुछ नहीं होता है। आगे हम बढ़ेंगे 144 नंबर क्वेश्चन, और इसमें पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि, देखिए पहली दूसरी कक्षा के बच्चों को साथ भाषा सिखाने के लिए जरूरी है कि उन्हें क्या करना चाहिए, उच्चारण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहना चाहिए। इसके बाद है बात कहने के तरीकों का अभ्यास कराना चाहिए। कविता गाने, कोई जरूरी नहीं कविता गाने के लिए अधिक से अधिक अवसर दे। पारस्परिक संवाद, अब यहाँ गौर करने वाला, देखिए यहाँ जो बात की गई है वो बच्चे पहली कक्षा बच्चों को भाषा सिखाने, और भाषा में कोई ज़रूरी नहीं है जो उच्चारण को हम, जो छोटा बच्चा होता है वो उच्चारण के संबंध में बहुत सारी त्रुटियां करती है, तो उनके उच्चारण को हम विशेष ध्यान नहीं देंगे। इसके बाद बात कहने की तरीका, चूंकि वो बच्चा जो है अभी प्राथमिक लेवल के बच्चा है तो कहने का तरीका उसका भाव अलग अलग हो सकता है, इसलिए इस पर भी हम ध्यान नहीं देंगे।
इसके बाद है कविता। कोई ज़रूरी नहीं बालक को कविता के माध्यम से, उसको नाटक के माध्यम से ही, लोक गायन के माध्यम से, लेकिन पारस्परिक संवाद के लिए प्रोत्साहित। देखिए, जब कोई 2 बालक या 4 बालक या विद्यालय के अन्य बालक से अपनी बातों को शेयर करते हैं, उनकी बातों को वो जानते हैं और उनके अपने बातों को उनको उन तक पहुंचाते हैं, तो इस क्रम में क्या होता है, भावों को आदान प्रदान होते हैं, अपनी विचारों की आदान प्रदान होती है और इस क्रम में बालक जो है संप्रेषण करने लगते हैं और जैसे ही संप्रेषण प्रारंभ होता है तो भाषा सीखने की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसलिए इसका आंसर जो हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। एकदम आसान क्वेश्चन है। 145 पढ़ना कौशल में सबसे उपयुक्त। यदि आप हमारा अभी तक ट्रिक नहीं समझे तो ट्रिक समझ लीजिए। मैं बता चुका हूँ, जब भी कभी भी पठन कौशल रहे तो अर्थ वाला उत्तर होता है। इसे आप नोट कर सकते हैं। पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर होता है। जैसे ही पठन है तो आप अर्थ ले लेंगे। अब इसका रीजन क्या है कि देखिए, इसको समझा देते हैं ये ट्रिक के निर्माण कैसे किया गया। जब कोई भी चीज़ आप पढ़ते हैं और पढ़ने का मतलब होता है कि आप उसको पढ़ करके उसकी अर्थ को जाने, अन्यथा वो निरर्थक हो जाता है। इसीलिए पठन रहे तो अर्थ वाला उत्तर होता है और ये ट्रिक भी है। चलिए 146 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे किस प्रकार की कविताएं पसंद करते हैं। तो देखिए, जो कविता होते हैं वो लयबद्ध होना चाहिए। यदि लयबद्ध होता है यानी वो झूम झूम करके गाए। आप देखते होइएगा, अभी जो विद्यालय में कोई भी कविता पाठ करवाए जाते हैं या कुछ भी करवाया जाता है तो एक लयबद्ध तरीका से, तो यही होगा। इसमें ज्ञता हो, यहाँ ज्ञता का प्रयोग किया गया है, इसलिए आप इसे समझिए लयबद्ध। शब्द की भंडार हो ऐसा नहीं होगा। जो मूल्य हो, बच्चा मूल्य को अभी समझ ही नहीं रहा है किस कविता में क्या मूल्य है, उस जिसमें तुकबंदी हो, तो ऐसा भी नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है और फटाफट जो है टोटल 15 क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो में। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इसी तरह सीटेट की तैयारी कराने के लिए जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आप उसको जान सके, समझ सके और पढ़ सके। देखिए 147 है भाषा अर्जन। मैंने आपको भाषा के चैप्टर में पहला ही चैप्टर है भाषा अर्जन और दूसरा भाषा अधिगम। मैंने बताया है उसमें कि भाषा अर्जन जो होता है वो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जबकि भाषा अधिगम जो है वो एक प्रयासपूर्ण है। तो यहाँ बात अर्जन की किया गया है, लेकिन प्रश्न में निगेटिव है, नहीं दिया गया। अब यहाँ आपको ढूंढना होगा। यहाँ स्पष्ट किया है कि स्वाभाविक क्षमता होती है, तो ये बिल्कुल पॉजिटिव है। इसके बाद है भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते हैं। देखिए, जैसे ही सिखाए जाते हैं तो ये गॉड गिफ्टेड नहीं हुआ। और मैं आपको बताया हूँ कि अर्जन जो होता है वो गॉड गिफ्टेड चीज़ होता है, जिसको आपको अर्जित नहीं करना है, वो स्वाभाविक प्रक्रिया, उससे ऑटोमेटिक वो आपके अंदर आ जाएगा। तो सिखाए जाते हैं, ये बिल्कुल निगेटिव हो गया। समृद्ध परिवेश होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिना विद्यालय के भाषा अर्जन संभव नहीं है। यहाँ कहता है बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव नहीं है, ऐसा तो नहीं है। भाषा अर्जन के लिए नियम सिखाए जाते। देखिए हाँ, तो यहाँ निगेटिव है, इसलिए इसका आंसर बिना विद्यालय गए भाषा अर्जन संभव है, बिल्कुल। यहाँ तो ये तो एकदम क्वेश्चन निगेटिव है, तो बिल्कुल सही बात है कि बिना विद्यालय गए भी हम भाषा अर्जन कर सकते हैं, क्योंकि विद्यालय में जाकर हम अधिगम करते हैं, वहाँ तो अर्जन करते नहीं है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, भाषा की कक्षा में लोकतांत्रिकता बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है। तो लोकतंत्र पर निबंध लिखा देने से एक बालक को उस कक्षा में लोकतंत्र हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको बता चुका हूं यहाँ लोकतंत्र का प्रयोग क्यों किया गया है। लोकतंत्र का मतलब बाल केंद्रितता, आपको पहले भी बता चुका हूं। बाल केंद्रित कक्षा अर्थात लोकतांत्रिक शिक्षा अर्थात प्रजातांत्रिक शिक्षा, तो यहाँ एक तो होगा नहीं। स्वतंत्र एवं मौलिक अभिव्यक्ति का अवसर देना, बिल्कुल ये सही हो जाएगा, क्योंकि सभी बालक को हम स्वतंत्र रूप से अवसर देते हैं, अर्थात बालक के अनुकूल चल रहे हैं, अर्थात हम बाल केंद्रित शिक्षा का पालन करें, इसलिए इसका सही उत्तर 2 हो जाएगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ और अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमताओं के आकलन में सबसे अधिक कारगर है। क्या कारगर है, तो सबसे अधिक यदि हम किसी भी भाषाई क्षमता का यदि अवलोकन करना चाहते हैं तो इसके लिए पोर्टफोलियो का प्रयोग करते हैं। पोर्टफोलियो जो है एक भाषा से संबंधित आकलन करने का एक तरीका है, एक विधि है, जिसके माध्यम से हम बालकों के अंदर हो रहे परिवर्तन, भाषा में जो चेंजिंग हो रहा है, जो भाषा की उसकी क्षमता है, उसका आकलन हम बड़े ही आसानी से कर लेते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है वो ये है कि कहानी पढ़ने के बाद कक्षा में कौन सी गतिविधि सबसे कम प्रभावी होती है। तो देखिए कक्षा में जो है कहानी को अपने शब्दों में कहना ये बालक के लिए सबसे ही महत्वपूर्ण हो जाता है। क्यों, अपनी कहानी को दोहराना, कोई ज़रूरी नहीं एक ही कहानी को बार बार दोहराए, ये बिल्कुल कम प्रभावी हो। कहानी का अंत परिवर्तन करना ये सही चीज़ है, इससे बालक की विकास होती है। इसके बाद कहानी को आगे बढ़ाना ये भी बालक की अपनी सृजनशील क्षमता पर निर्भर करते हैं, उसकी सृजनात्मकता पर निर्भर करती है। तो ये भी जो है वो पॉजिटिव है। इसका सही उत्तर जो हो जाएगा कहानी का दोहराना, ये जो है एक अच्छी गतिविधि नहीं होता है, क्योंकि एक गतिविधि एक बार हो चुका है और उसको फिर पुनः रिपीट कर रहा है, तो ये गतिविधि जो है सबसे कम हो जाएगा। तो ये टोटल हिंदी का जो 15 क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, और इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और यदि आप हिंदी का बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि हिंदी से संबंधित सीटेट में पूछे जाने वाले जितने भी प्रश्न हैं आपको इस चैनल के माध्यम से समझाया जाए, बताया जाए, और आप सीटेट परीक्षा में 100% आप उत्तीर्ण कर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर जो आपको समझने में आसानी हो। धन्यवाद।